Hello students, myself Vikas Kumar welcomes you in physics online classes. Till last lecture we talk about अपन ने कहाँ तक बात की थी, मीटर ब्रिज तक बात की थी। आज अपने पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विभव मापी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जितनी फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी है उसमें आप लोगों ने मान लो कोई परिपथ है, विद्युत परिपथ है, उसमें दो बिंदु हैं, जैसे सर्किट है उसमें दो पॉइंट्स हो गए इलेक्ट्रिक सर्किट में। इनके बीच अगर अपन को विभवांतर या वोल्टा का मान ज्ञात करना है तो अपन एक डिवाइस पढ़ी है जिसको अपन बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, विभवांतर का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। परंतु वोल्टमीटर कभी भी रीडिंग है वो सही नहीं देता। वोल्टमीटर जो है वो रीडिंग कभी भी सही नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा जुड़ता किस में है, समांतर क्रम में। जैसे मान लो अपने पास एक सर्किट बना है, यहाँ मान लो एक प्रतिरोध R है, ठीक है, जिसमें धारा I बह रही है। ठीक है, समझना इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी है, बट ध्यान से कि अपने पास एक प्रतिरोध R है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके सिरों पे विभवांतर ओम के नियम से पढ़ें तो कितना होता है, यहाँ V का मान कितना होगा, V इक्वल्स टू क्या होगा, IR। अब एक्चुअल जो विभवांतर वो तो कितना है, IR। अब इसको अपन ज्ञात करेंगे किसकी सहायता से, वोल्टमीटर की सहायता से। तो जैसे इसके समांतर क्रम में अपन क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं। यहाँ धारा कितनी थी, I थी, समांतर क्रम में अपन ने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर। ठीक है, प्लस माइनस। तो एक चीज़ देखना, अब यहाँ जो धारा है वो I थी, जो ऊपर वाला जो सर्किट है उसमें तो अपन ने वोल्टमीटर यूज़ नहीं किया। जैसे ही वोल्टमीटर यूज करेंगे, यहाँ धारा मान लो इसमें कितनी धारा चलेगी, I डैश, तो यहाँ धारा कितनी हो गई, I डैश माइनस I, क्योंकि I में से I डैश कहाँ चलेगी, नीचे की साइड। तो यहाँ धारा कितनी बची है, अब I डैश माइनस I बची। इट मीन्स यहाँ जो प्रतिरोध होगा अब इसके सिरों पे वो I डैश माइनस I माइनस I डैश आएगा। I में से I डैश यहाँ चली गई और गुणा में क्या आ जाएगा, R। अब ये विभवांतर यहाँ बच गया। तो यहाँ जो विभवांतर है वो कितना है, I माइनस I डैश इंटू R। इसको क्या करेगा, वोल्टमीटर बताएगा। ठीक है, होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, IR कितना कम हो गया, जितनी धारा किस में चलेगी, वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर जो विभवांतर या वोल्टा का मान ज्ञात करता है वो परिपथ से धारा लेके ज्ञात करता है। इस वजह से वो एक्चुअल विभवांतर कभी नहीं माप पाता। उसके जो मान होते हैं उसमें क्या आती है, त्रुटि आती है। वो त्रुटि कम होती है, इस वजह से अपन वोल्टमीटर सामान्य रूप से यूज कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर ईजी टू हैंडल है, चीप भी है, सस्ता भी है, इस वजह से वोल्टमीटर का यूज अपन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब वो अपने पास जो V इक्वल्स टू IR है, इसका मान अपन यथार्थता सत्यता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी हो जो पूरा मान अपन को बता दें। उसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, विभव मापी। कि विभव मापी क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर सत्यता से ज्ञात करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये धारा बिना लिए ज्ञात करता है। पहली चीज़, विभवांतर का मान सत्यता से यथार्थता से बताएगा, आपको ट्रू वैल्यू बताएगा। दूसरी चीज़, बिना धारा लिए बताता है। इट मीन्स कोई धारा नहीं जाएगी तो धारा जो, जैसे इसको अपन विभव मापी के साथ लगा दें तो विभव मापी इससे धारा नहीं लेगा। अब आप लोग सोच सकते हो कि फिर धारा नहीं लेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि काम करे। वो काम करने का तरीका वही है कि अपन वही गैल्वेनोमीटर लेंगे, उसमें वो पॉइंट फाइंड करेंगे। वो तो बाद की बात है कि होगा कैसे। ठीक है, तो धारा नहीं होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना है, शून्य है। तो विभव मापी है क्या, विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर या किसी सेल का EMF, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो क्योंकि वो भी विभवांतर में आते हैं, उनका मान सत्यता से ज्ञात करता है। ठीक है, और इनका मान अपन वोल्टमीटर की सहायता से भी निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि वोल्टमीटर अगर अपन यूज कर रहे हैं तो वो सही मान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि वोल्टमीटर थोड़ा बहुत धारा का मान, क्योंकि उसको खुद को धारा का मान चाहिए। ठीक है, इसके साथ अपन एक आदर्श वोल्टमीटर की बात कर लें।
ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब जिसका प्रतिरोध कितना हो, अनंत होता है। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होना चाहिए। अब एक बार इसी चीज़ को अपन यहाँ अप्लाई करें कि इसका प्रतिरोध कितना कर दिया अपन ने, अनंत। तो जहाँ प्रतिरोध अनंत होता है वहाँ धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य। इट मीन्स आईडीएस का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आदर्श वोल्ट मीटर के लिए अपन को प्रतिरोध का मान क्या चाहिए, अनंत चाहिए। अनंत होने का मतलब उससे धारा नहीं जाएगी। तो उस कंडीशन में जरूर यहाँ वैल्यू अपन को कितनी मिल जाएगी, फिर आई आर के बराबर ही मिल जाएगी, क्योंकि आईडीएस तो कितना हो गया, शून्य हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि विभव मापी क्या है, फिर एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो समझ में आया पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसी युक्ति है जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर यथार्थता बिना किसी त्रुटि के ज्ञात कर सकता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब बात करेंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर की करते हैं। ठीक है, तो बनावट की बात करते हैं अपन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसमें भी एक लकड़ी का तख्ता, आधार बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, एक वुडन बेस होता है, एक लकड़ी का आधार होता है। ठीक है, एक लकड़ी का क्या होगा, आधार होगा, जिसमें दो संयोजक पेज होते हैं, एक यहाँ पे ए हो गया, एक यहाँ पे बी, दो संयोजक पेज होते हैं। ठीक है, अब मीटर सेतु में 1 मीटर का वायर था, बट यहाँ अपने पास 10 मीटर का वायर होता है। कितना लेंगे अपन, 10 मीटर का वायर। अब 10 मीटर का वायर क्यों लेते हैं, उसका रीजन अपन इसकी सुग्राहिता पढ़ेंगे, वहाँ बताया जाएगा, क्योंकि तार जितना लंबा होगा सुग्राहिता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बात तो अपन करेंगे जब सुग्राहिता की बात करेंगे, सुग्राहिता का टॉपिक अभी जल्दी ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब ये जो 10 मीटर का वायर है वो एक एक मीटर के 10 टुकड़ों में लगा होता है, ऐसे 1 मीटर 2 मीटर। यहाँ एक बेस तांबे की पत्ती लगाई जाती है दोनों साइड, जो अभी मैं बना नहीं रहा। फिर 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ ये हो जाएगा 10 मीटर का वायर। ठीक है, इसके साथ इस पे वही 1 मीटर स्केल का पैमाना लगा होता है। ठीक है, ऐसे 1 मीटर स्केल लगी होगी, जिसमें नीचे की साइड पे पैमाना होगा, मतलब 1 to 100 सेंटीमीटर इस साइड भी होगा, 1 to 100 इस साइड भी होगा। अब कौन सा यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट वायर है अपने पास, पहला वायर है, ये जब लैब में जाएंगे वहाँ ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि लैब में अपने पास इसके भी 2 प्रैक्टिकल हैं। तो अगर मान लो फर्स्ट वायर पे जा रहे हैं तो अपन इससे इस साइड जा रहे हैं, यहाँ 100 सेंटीमीटर हो गया। फिर 101 कहाँ होगा, 101 वो यहाँ होगा, 101 से बढ़ के फिर इस साइड आएगा, 150 हो गया, फिर 201 यहाँ होगा। तो अगर अपन ऐसे यूज करें, अपने पास संतोषा लिखा हुआ हो, तो अगर वायर कौन सा है, 1 3 5, सिंपल सा बोल तो विषम संख्या है। ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए ऊपर वाला यूज करते हैं, इवन के लिए नीचे वाला। तो ये तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा है जो बताया है कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो विभव मापी में क्या है, अपने पास एक लकड़ी का आधार होता है, जिसपे अपन एक मिश्र धातु, वही कल वाली मिश्र धातु जो अपन ने किस में पढ़ी है, मीटर सेतु में, कॉन्स्टेंट या मैंगनीज। ठीक है, कॉन्स्टेंट या मैंगनीज का 10 मीटर का लंबा वायर लेते हैं, जिसे 1-1 मीटर के 10 टुकड़ों में तांबू की पत्तियों की सहायता से जोड़ा जाता है।
ठीक है, ये हो गई इसकी बनावट के बारे में। अब कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान वो ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इट मीन्स इनके प्रतिरोध का मान आसानी से चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो और साथ में इसमें भी जोकी बनी हुई, पहले तो क्या होता था जोकी ऊपर बनी हुई आती थी, आजकल तो सिंपली जो मॉडर्न जोकी आती है वो ऐसे आती है, जो मैंने आपको कल बताया था, ऐसे आगे होगा, पीछे की साइड एक पेच लगा होगा जिस पे अपन तार जोड़ के अपन घुमा सकते हैं, ठीक है। तो विभव मापी है क्या? विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर के कार्य करता है जो किसी सेल का ईएमएफ, उसके टर्मिनल वोल्टेज या किसी अपने पास जो सर्किट है उसके 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का विभवांतर ज्ञात करता है, यथार्थता के साथ, सत्यता के साथ ट्रू वैल्यू मेजर करता है वो, ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अब बात करेंगे अपन इसके सिद्धांत की, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं विभव मापी के सिद्धांत की। विभव मापी का सिद्धांत जो है उसके लिए अपन इसका एक परिपथ चित्र देखेंगे। अब विभव मापी में 2 परिपथ बनते हैं, ठीक है, एक को बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, दूसरा द्वितीयक परिपथ। होता क्या है वो देखें। विभव मापी को जब भी अपन सर्किट के रूप में बनाएंगे तो इसका जो ए और बी है, यहाँ ए हो जाएगा, ये 10 मीटर का वायर हो जाएगा, एक साथ दिखाएंगे केवल सर्किट में, ठीक है। बाकी जो होता है वो वैसे ही होता है, बट विद्युत परिपथ में जब भी बनाते हैं तो उसका सिंबलिक फॉर्म यूज करते हैं अपन, दैट विल बी इन दिस ए टू बी 10 मीटर वायर, ठीक है। अब इसमें 2 परिपथ जोड़ते हैं, एक को जोड़ दिया अपन ने एक सेल से, इस सेल को बोलते हैं ईपी। ईपी का मतलब है ये क्या है? पी का मतलब होता है प्राइमरी, और प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल बोलते हैं। इसको जोड़ दिया किससे? एक कुंजी से, ठीक है। कुंजी को किससे जोड़ देंगे अपन? एक धारा नियंत्रक से, ऐसे, ठीक है। ये K हो जाएगा, ये RH हो गया, रियोस्टेट, ठीक है। ये जो परिपथ है इसको अपन बोलेंगे प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। इसके अलावा दूसरे परिपथ में, मतलब ए से अपन एक मान लो अपने पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल अपन ने मान लिया कितना है? E है, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ क्या जोड़ देंगे? एक गैल्वेनोमीटर G, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ जाएगा? जो कि जैसे जो कि तार 10 मीटर का जो तार है उसके ऊपर घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है अपने पास। ये जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अपन सीधा सीधा एक बार प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका सिद्धांत है क्या। कि अपन को मान लो ये जो सेल है द्वितीयक परिपथ मिलेगा, इसका ईएमएफ ई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे होगा? ठीक है, सर्किट जुड़ जाए, ये प्लस माइनस करंट इस साइड आ जाएगी, इससे करंट इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी अपन सर्किट जोड़ें तो ध्यान रखना कि प्राइमरी या सेकेंडरी में जितने भी सेल लगे हों, इसके अलावा और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक बार अपन नॉर्मल सा लेके चल रहे हैं, तो जितने भी सेल हैं सबका पॉजिटिव इसके पॉइंट ए से जुड़ना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्राथमिक परिपथ में जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल जो द्वितीयक परिपथ में सेल लगा है उससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, वरना फिर करंट इसके कारण फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब परिपथ सही है या गलत है चेक करना है, तो चेक करने के लिए जैसे मीटर सेतु में किया था वही तरीका यूज करना है। अपन क्या करेंगे? जोकी को उठाएंगे, ए पे क्या करेंगे? टच करेंगे, तो विक्षेप, इसमें जो विक्षेप आएगा वो जैसे मान लो इस साइड आए, जैसे ही जोकी को अपन बी पे टच करेंगे विक्षेप कहाँ आना चाहिए? दूसरे साइड। अगर ऐसा हो रहा है तब तो आपका सर्किट क्या है? सही है, एल्स सर्किट क्या है? गलत है, ठीक है। अब सुने कि अपन क्या लिखेंगे कि ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट सी हो गया अपने पास, कि सी पे इसमें जो विक्षेप है वो कितना होना चाहिए? एट पॉइंट सी। पॉइंट सी की बात करें, विक्षेप कितना है? डिफ्लेक्शन 0 है। अब डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब क्या है कि अपने पास यहाँ जो तार है ए और सी का जो विभव है वो इसके ईएमएफ के क्या हो गया? बराबर हो गया।
कि यहाँ जो विभव है वो इस विभव के क्या हो गया, बराबर हो गया। तभी तो विक्षेप कितना है, 0 आया। जैसे मान लो 2 सेल यूज करें अपन, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अगर ये भी 5 वोल्ट का है, ये भी कितने का है, 5 वोल्ट का, तो यहाँ करंट कितनी मिलेगी अपन को, 0 मिलेगी। वही चीज़ यहाँ हो रही है कि तार AC का जो विभवांतर है या विभव है, वोल्टता है, वो E के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब जाके विक्षेप क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स इसका जो विभवांतर है वो किसके बराबर हो गया, तार की, इस तार के विभव के। ये जो लंबाई होती है इसको अपन बोलते हैं संतुलन लंबाई, बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई बोलते हैं। तो अब सुने इसका सिद्धांत। सिद्धांत, पहली चीज़, यहाँ विक्षेप कितना होना चाहिए, 0, डिफ्लेक्शन शुड बी 0, विक्षेप का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति में, या अविक्षेप, अविक्षेप का मतलब विक्षेप कितना है, 0। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा कि अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान तार, संतुलन लंबाई बोल सकते हो आप, तार पर विभवांतर के बराबर होता है। दोबारा सुन लें कि शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान, ज्ञात विभवांतर मतलब तार का जो विभवांतर है उसके क्या होगा, बराबर होगा। अब तार का विभवांतर कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सुने, ठीक है। सिद्धांत सिंपल सा इतना है कि ये अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल होगा, उसका मान इस विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। आप सिंपल सा एक लाइन में लिख सकते हो कि विभवमापी के सिद्धांत के अनुसार अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान तार के ज्ञात विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। बट कंडीशन मस्ट है, डिफ्लेक्शन शुड बी 0, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन तार पे विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो ये तो बात अभी तक अपन ने जो की थी वो सेकेंडरी जो सर्किट है उसकी बात की थी, जो द्वितीयक परिपथ है उसकी बात की थी। अभी अपन थोड़ी सी बात कर लें प्राइमरी परिपथ की, कि यहाँ जो अपने पास प्राइमरी सेल अपन ने जो यूज किया है उसका जो विद्युत वाहक बल EP है, ठीक है, या वोल्टता जो है वो तार AB के ऊपर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, ठीक है। इस पूरे तार की लंबाई अपन कितनी मान लें, मान लो कैपिटल L है, तार AB की लंबाई मान लो क्या है, कैपिटल L है, ठीक है। तो EP कितनी लंबाई पे क्या हो गया, L लंबाई पे क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। तो इस तार AB की एकांक लंबाई को जितना विभव विभवांतर EMF मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन विभव प्रवणता। एक टर्म है जिसका नाम क्या है, विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको x से लिखते हैं अपन, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, EP अपॉन कैपिटल L। x का मान कितना हो गया, EP अपॉन कैपिटल L हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार दोबारा बोलते हैं अपन कि जो प्राथमिक परिपथ में अपने पास सेल EP है उसका जो विद्युत वाहक बल है वो तार AB जो 10 मीटर का है नॉर्मली, उस पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। और एकांक लंबाई को जो विभव मिलेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, विभव प्रवणता। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार ऐसा यूनिट भी पूछी गई है कि विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई पर विभव पतन को अपन को क्या बोलते हैं, एकांक लंबाई पर विभव पतन, विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है, कहलाता है, ठीक है। तो x का फॉर्मूला अपन ने लिख लिया, EP अपॉन कैपिटल L। SI मात्रक की बात कर लेते हैं अपन, इसके SI मात्रक, ठीक है। SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका, EP वोल्ट है, तो वोल्ट अपॉन में क्या हो गया, मीटर, ये इसका क्या हो गया, SI मात्रक हो जाएगा।
अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। वोल्ट के लिए डायमेंशन क्या होते हैं, वोल्ट क्या होता है, W अपॉन Q। तो W, इसको W के लिए M1 L1 T-2, M1 L2 T-2 अपॉन A1 T1, सॉरी हाँ A1 T1, ये Q की हो गई और N2 में L1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या हो गई, M1 L1 T-3 A-1, ये क्या होगी, विभव प्रवणता की विमाएँ हो जाती हैं। तो अभी तक अपन ने विभव, इसके सिद्धांत में क्या पढ़ा, सिद्धांत में दो चीज़ें हैं, दोनों का अगर आप अलग अलग पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत तो सिंपल सा इतना कहता है कि शून्य विक्षेप या अविक्षेप की स्थिति में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान तार के ज्ञात विभवांतर संतुलन लंबाई का जो विभवांतर है उसके क्या होगा, बराबर होगा। अब संतुलन लंबाई तो जैसे मान लो स्मॉल l हो गई, बट इसका विभव कैसे मिलेगा, तो विभव के लिए एकांक लंबाई का अगर अपन को पता हो, जैसे मान लो संतुलन लंबाई है 550 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर का विभव अपन को पता हो तो अपन उसको 550 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और 1 सेंटीमीटर पे जो विभव है वो अपन प्राथमिक परिपथ से लेके चलेंगे। 1 सेंटीमीटर का विभव सिंपल सा बोलूँ तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विभव प्रवणता की एकांक लंबाई पे विभव पतन को अपन क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। और यहाँ जो सेल EP अपन ने यूज किया है, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो इस तार AB के ऊपर क्या होगा, एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक होगा, इसके बाद धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। तभी तो बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इसका EMF इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसके इस साइड और इस साइड वाले पॉइंट की भी अपन बात करेंगे कि इस साइड C के अगर पॉइंट इस साइड तो वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वो दोनों भी अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा ये जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ लेते हैं। तो विभव प्रवणता क्या होगा कि अपन जब विभव मापी यूज करेंगे तो उसके प्राथमिक परिपथ में जो अपन सेल यूज करते हैं उसका जो विद्युत वाहक बल होगा उसके तार पे एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। और एकांक लंबाई पे जो विभव पतन होगा दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वैसे भी बताया हुआ मेरा आपको कि विभव प्रवणता जहाँ नाम आता है देन वी हैव टू डिवाइड बाय लेंथ, अपन किससे भाग देंगे, लंबाई से भाग देते हैं। अब इसी में कुछ चीज़ें अपन और ऐड करेंगे कि इसको आगे और देखते हैं। तो देखें, हाँ, तो इसमें आगे बात करते हैं अपन। अब अपने पास x आ गया, विभव प्रवणता क्या हो गई, EP अपॉन कैपिटल L हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो E है इसका मान अपन को निकालना था। अपन ने क्या बोला कि सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत सिंपल सा इतना ही तो कहता है कि E का मान, ये जो लंबाई L थी स्मॉल l, इसके विभव के क्या होगा, बराबर होगा। तो लंबाई कितनी है, L है, और एकांक लंबाई का जो विभव है वो क्या हो गया, x हो गया। तो E किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू L के। यही क्या है, विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें अपन ने कवर की अभी तक वो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि अपन क्या करेंगे, पहले तो x निकालेंगे। x क्या होगा कि EP तार AB पे एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, और एकांक लंबाई का जो विभव मिलेगा उसको अपन विभव प्रवणता x बोलते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो गया, EP अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सिद्धांत लैंग्वेज में बोलूँ, लैंग्वेज क्या कहती है कि जब अपन जोकी को अब A और B के बीच घुमा के एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे एट वेयर, जहाँ क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होगा, 0 होगा। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात विभवांतर का मान तार के ज्ञात विभवांतर के क्या होगा, बराबर हो गया। इट मीन्स E का मान, यहाँ जो L लंबाई, L क्या है, संतुलन लंबाई, C पे इसमें विक्षेप कितना है, 0 है। तो इस L लंबाई के विभव विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो L लंबाई है, एकांक लंबाई का विभव अपन को पता है कितना है, x है। तो इस तार का विभवांतर x इंटू L हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, ये था इसका सिद्धांत अभी तक। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि शून्य विक्षेप होना चाहिए, अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात विभवांतर के बराबर होना चाहिए, एकांक लंबाई का जो विभव उसको अपन ने x पढ़ा है। विभव प्रवणता वैसे अलग से भी पढ़ सकते हो आप, अलग टॉपिक रखें, सिद्धांत में ऐड नहीं करो तो भी उसको अलग रख लो।
ठीक है, बट वो इसी से रिलेटेड है तो इसी के साथ कंटेन कर लिया गया, ठीक है। तो x एकांक लंबाई का हो गया, l लंबाई पे अपन को शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ तो x को l से गुणा कर दो, वो उसका क्या होगा, इस तार का विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो E = क्या हो गया, XL, यही क्या है, विभव मापी का सिद्धांत है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक बार पॉइंट इस साइड की और दूसरी साइड की, तो देखते हैं। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था कि ये पॉइंट सी है जहाँ पे विक्षेप क्या है, 0 है। अब इस पॉइंट के इस साइड कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये मान लो पॉइंट सी डैश है, एक पॉइंट कहाँ ले लिया, यहाँ पे सी डबल डैश, जिसकी ए से लेंथ इसकी तो एल डैश मान लेते हैं और उसकी एल डबल डैश मान ली। इन दोनों पॉइंट पे कंडीशंस क्या होंगी उसकी बात करेंगे अपन थोड़ी सी, ठीक है। तो जब अपन बात करें किसकी, सी की, तो सी के लिए तो अपन ने बोला है कि वी ए सी बिंदु सी की बात करें अपन, बिंदु सी पर कि वी ए सी वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, ई एम एफ के बराबर है, जिसका मान क्या हो गया, एक्सएल हो गया। यही सिद्धांत कहता है। उस कंडीशन में यहाँ इसमें विक्षेप क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक पॉइंट सी डैश की, एट पॉइंट सी डैश। सी डैश पे देखो क्या होगा, सी डैश पे पहले अपन वी ए सी डैश निकालते हैं, तो वी ए सी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपन को पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, एल डैश है, और एकांक लंबाई का जो विभव हो वो तो x है, तो कितना हो जाएगा, एक्स एल डैश, ठीक है, एक्स एल डैश। ये ध्यान रखना कि वी ए सी मतलब जो बिंदु सी डैश है उस तक जो लंबाई है उसका विभव या विभवांतर कितना हो गया, वी ए सी डैश इक्वल्स टू एक्स एल डैश हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं अपन ई से कि वी ए सी डैश ज़्यादा है या ई डैश ज़्यादा है, तो अपन को पता, अपन को दिख रहा है कि ई इक्वल्स टू क्या है, एक्स एल, तो एल ग्रेटर देन क्या है, एल डैश, इट मीन्स ई ग्रेटर देन क्या हो गया, वी ए सी डैश। तो सिंपल सा बोलूँ तो इनमें से प्रभावी कौन सा है, इस बिंदु पे प्रभावी कौन सा है, तार का विभवांतर प्रभावी है या ई का, तो ई ज़्यादा है, इट मीन्स ई प्रभावी होगा। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसे होगी, ऐसे, जो धारा वी, धारा कैसे मिलेगी अपन को, धारा क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अगर दिशा लिखना चाहो तो ई ए सी डैश, ठीक है, सी डैश पे ये यहाँ आ जाएगा और सी डबल डैश में यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है, सी डैश जी और वापस ई हो जाएगा। मतलब धारा कैसे चलेगी, दक्षिणावर्त या घड़ी की जो क्लॉकवाइज अपन बोलते हैं उस दिशा में चलेगी, ठीक है। एक दूसरे पॉइंट सी डैश भी ले रखा अपन ने, तो अपन बात करते हैं बिंदु सी डैश की, सी डबल डैश की, सी डैश की तो हो गई, तो सी डबल डैश पे अपन निकाल देते हैं वी ए सी डबल डैश, ठीक है। इसका विभव वो किसके बराबर होगा, एक्स एल डबल डैश, ठीक है। विभव मापी का सिद्धांत यही कहता है कि लंबाई को विभव प्रवणता से गुणा कर दो, उस लंबाई का क्या है, विभवांतर है। तो वी ए सी डबल डैश इक्वल्स टू एक्स एल डबल डैश। अब यहाँ देखना एल डबल डैश इज ग्रेटर देन एल, कि एल डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन है एल, तो वी ए सी डबल डैश दिस विल बी ग्रेटर देन ई, ई से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दिस कंडीशन द इफेक्टिव ईएमएफ या
पोटेंशियल डिफरेंस, जो प्रभावी मान है वो कौन सा है, VAC डबल डैश। तो धारा क्लॉकवाइज हो जाएगी, इसके अंदर से जाएगी। धारा क्या होगी, जो धारा होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, जो करंट होगी वो कैसे होगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। धारा क्या होगी, ये तो इफेक्टिव है नहीं, तो जो प्लस है उसमें प्रवेश करेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जिसकी डायरेक्शन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ए से ई जाएगी, AEGC डबल डैश A हो जाएगी, इस लूप के अकॉर्डिंग जाएगी। तो C पे तो धारा अपन को मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर C डैश की बात करें तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज, C डबल डैश एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और देखते हैं अपन, इससे फैक्ट हैं सिंपल से जो अपन न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, चित्र बनाते हैं एक बार फिर। बैलेंसिंग लेंथ L है, टोटल लेंथ कैपिटल L है, EP प्लस माइनस KRH, ठीक है, ये हो गया E। तो अपन ने यहाँ x का फॉर्मूला पढ़ा था, x इक्वल्स टू क्या था, EP अपॉन कैपिटल L, यही था, ठीक है। तो EP इक्वल्स टू क्या हो गया, XL, और EP किसके बराबर, अपन ने बोला है कि EP जो है वो एक, जो तार AP है उस पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, VAP। अब इसमें करंट एक बार मान लेते हैं कि इस तार में करंट कितनी जा रही है, I जा रही है। तो तार AB में जो धारा है वो I है और उसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। यदि तार AB में धारा I व प्रतिरोध कैपिटल R हो तो VAB किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू क्या होगा, IR। तो अपन XL किसके बराबर हो जाएगा, X इंटू कैपिटल है IR के क्या हो गया बराबर। यहाँ से अगर विभव प्रवणता निकालो तो IR अपॉन L। अब R क्या है, तार AB का विभवांतर है, L क्या उसकी लंबाई, तो ये क्या हो गया, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का क्या हो गया प्रतिरोध। तो x इक्वल्स टू, इसको अपन लिख देंगे IR डैश से, जहाँ R डैश क्या है, एकांक लंबाई का क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो अपन को दिया हो, कंडीशन दी हो, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि मान लो यदि तार का प्रतिरोध, यदि तार का प्रतिरोध कैपिटल R, यहाँ अपन ने एक धारा नियंत्रक यूज किया है, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, RH ही मान लेते हैं, स्मॉल h लिख दिया, ठीक है। तथा EP जो प्राथमिक सेल है का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो, स्मॉल r हो तो, ठीक है। तो धारा कितनी हो जाती है, अपन धारा क्या बोलते हैं कि धारा क्या होती है, कुल विभव EP हो गया बट्टे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध तीनों R, RH और स्मॉल r, ऑल आर इन सीरीज, सभी क्या हैं श्रेणी क्रम में हैं, तो वो कितना हो जाएगा
आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये आई का मान अपन एक्स में रख सकते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से कि आई, ये आई हो गया, आर डेस लिखो तो आर डेस, एक्स इक्वल्स टू आई की जगह ई अपॉन आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर और इंटू आर अपॉन एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन भी याद रखनी है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको बोला जाए कि इसका प्रतिरोध दिया है, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है। नॉर्मली न्यूमेरिकल होगा, उसमें दोनों दिए भी हो सकते हैं, दोनों के लिए भी बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, नेग्लिजिबल हैं, बोथ आर नेग्लिजिबल, दोनों क्या हैं, नगण्य हैं, दोनों का मान शून्य है। अगर शून्य नहीं दिया तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, शून्य दिया है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसी के साथ अपन एक चीज़ और देखते हैं इसी में कि पहले वाले फॉर्मूले पे आते हैं अपन वापस कि x इक्वल्स टू क्या है अपने पास, x इक्वल्स टू क्या है आई आर अपॉन एल, यही है। अपन ने आर का फॉर्मूला पढ़ा है रो एल अपॉन कैपिटल ए, यही होता है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध वाला जो संबंध है उसमें कि आर इक्वल्स टू क्या है रो एल अपॉन ए। इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन दिस देन x इक्वल्स टू आई रो, ठीक है, एल से एल क्या हो गया कैंसिल आउट, एक बार लिख देता हूँ अपॉन ए और इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आई रो अपॉन ए। ए क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो आई रो पाई आर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ ध्यान रखना है ये वाला आर क्या है तार की त्रिज्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या है। तो अभी तक जो चीज़ें अपन ने देखी हैं कि x समानुपाती है i के, x जो x है वो क्या है समानुपाती है i के, x समानुपाती है रो के भी, प्रतिरोधकता के भी क्या है समानुपाती है, x समानुपाती है l के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, x इक्वल्स टू क्या है EP अपॉन l, तो व्युत्क्रमानुपाती है किसके l के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, व्युत्क्रमानुपाती a के भी हैं, x व्युत्क्रमानुपाती a, तो ये ध्यान रखना है कि x समानुपाती है, विभव प्रवणता धारा के समानुपाती है, प्रतिरोधकता के भी समानुपाती है, अनुप्रस्थ काट और लंबाई के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब इससे रिलेटेड अपने पास इससे रिलेटेड सावधानियाँ कि अपन जब इसको यूज करेंगे तो इसमें क्या क्या अपन को ध्यान रखना है, तो देखते हैं इसके प्रिकॉशंस सावधानियाँ। तो बात करते हैं सावधानियों की। वैसे सावधानियाँ मैंने आपको बता दी थी कि पहला तो यही था कि EP का मान E से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, कि प्राथमिक परिपथ में जो सेल अपन ने यूज किया है उसका EMF ऑफ प्राइमरी सर्किट सेल इज शुड बी ग्रेटर देन E। सेकेंडरी सेल में जो अपन ने सेल यूज किया उसके EMF के सेकेंडरी परिपथ जो अपने पास है, सेकेंडरी सर्किट जो है उसमें जो अपन ने सेल किया है उसके यूज किया उसके EMF से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है, क्योंकि अपन बोलते हैं कि EP का मान AB पे एक समान रूप से वितरित हुआ है, ठीक है। तो EP अगर E से कम है तो हमेशा इफेक्टिव कौन सा रह गया, तार की लंबाई कितनी कर लो कितनी बढ़ा लो B तक पहुँच जाऊँ, ठीक है, A से B तक पहुँचे तो EP का जो अपने पास AB तार है उसका विभवांतर EP के बराबर होगा, बट इस कंडीशन में भी E ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल यहाँ वाले से हमेशा क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हो गया गलती से भी अपन को तार AB पे कहीं भी विक्षेप शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा ये ज़्यादा रहेगा, इस वजह से विक्षेप शून्य आएगा ही नहीं। अगर ये ज़्यादा है तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे EP का मान इस पर एक समान रूप से वितरित हुआ था, तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तार का विभवांतर बढ़ेगा, तो वो इसके किसी भी कंडीशन में जाके बराबर हो जाएगा। परंतु अगर ये कम है तो वो बराबर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी, जितने भी अपन सेल यूज करते हैं सबका जो पॉजिटिव टर्मिनल है चाहे प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में, दैट शुड बी कनेक्टेड टू ए, वो किससे जुड़ा होना चाहिए, संयोजक पेज ए से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तीसरी सावधानी है कि जो संतुलन लंबाई है वो हमेशा पॉइंट ए से निकलेगी, गलती से भी उसको बी से मेजर मत कर लेना, कि संतुलन लंबाई है वो हमेशा पॉइंट ए से निकलेगी, ठीक है। चौथा, तार जो AB यूज कर रहे हैं वो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो पूरी जगह एक ही होना चाहिए,
क्योंकि अगर ए चेंज हो गया प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, जिसके कारण विभव प्रवणता के मान में क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। पांचवी सावधानी सिंपल सी है कि इसमें अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है। कल भी पढ़ा था अपने मीटर सेतु में भी थी ये दोनों कि धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आज अपने जो पढ़ा विभवमापी परिभाषा, यूज किया है उसका, वोल्टमीटर से उसका कंपैरिजन, इसकी बनावट, इसका सिद्धांत में विभव प्रवणता सिद्धांत के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स अपन ने ऐड किए थे न्यूमेरिकल की बेसिस पे। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसके मानकीकरण की बात करेंगे, इसकी सुग्राह्यता की बात करेंगे, और अपने सिलेबस में आरबीएससी के सिलेबस में जो इसके 5 अनुप्रयोग हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद लेसन खत्म हो जाएगा। आगे का चैप्टर ईजी है अगर आपको ये सिद्धांत आता है, क्योंकि सारा का सारा सिद्धांत पे चलेगा। बहुत ईजी चैप्टर है, थ्योरी है ज़्यादा है, थोड़ी लिखने में ज़्यादा है, बट समझने लायक है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।